हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है उसको पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि मैटर क्या है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसमें कुछ वेट हो उसे मैटर कहा जाता है। मैटर हो सकता है कि एक निडल हो जो इतना छोटा सा निडल है, और हो सकता है कि कोई एरोप्लेन हो जो कि इतना बड़ा है। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ वेट है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर कहा जाता है। हम लोग एयर को देख नहीं सकते, लेकिन उसमें वेट है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके कारण से हम लोग उसे मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग एक एक्टिविटी ट्राई कीजिए जहाँ पे आप एक बलून लीजिए और उसमें हवा भरिए। तो जब आप उसमें हवा भरिएगा तो फिर आप देखिएगा कि वो बड़ा होते जा रहा है। अब वो कितना बड़ा होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना हवा डालिएगा। हो सकता है कि अगर आप कम डालिए तो वो कम फूलेगा, और अगर आप उस पर ज़्यादा डालिए तो वो ज़्यादा फूलेगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर का। तो मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें कुछ मास या वेट होता है, और वो हम लोग फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे चेयर है तो उसे हम देख सकते हैं। इसमें जो बलून है उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गैस है उसको हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें गैस है जिसकी वजह से वो फूला हुआ है। अब कौन कौन सा स्टेट होता है मैटर का। तो 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है वाटर। हम लोगों को एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, तो पानी तो हम लोग सब जानते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब वही पानी को जब हम लोग आइस ट्रे में डालें और उसको फ्रीज़र में डाल दें तो फिर वो आइस बन जाता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। अब यही पानी को अगर हम एक पैन में ले लें और उसको फिर जाकर के गैस पे रख दें और उसको ऑन कर दें गैस को, तो वो हीट के कारण गैस में चेंज हो जाता है, मतलब स्टीम में चेंज हो जाता है। तो फिर सबसे पहले वो लिक्विड था जिसमें फिर वो आइस बन गया जो कि सॉलिड था, और उसके बाद फिर वो स्टीम बन गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। ठीक है, अब हम लोग सबके बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज़ली पैक्ड होते हैं एक-दूसरे से, और उसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है और उसका एक फिक्स ज्योमेट्री भी होता है। मतलब यहाँ पे अगर एक चेयर लिया जा रहा है तो उसका एक फिक्स शेप है, एक फिक्स्ड स्पेस है जहाँ तक ही वो रह रहा है। उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और इसे दबाया नहीं जा सकता है। अगर हम एक बॉक्स ले लें और उसको आप किसी एक तरफ से दबाओ और दूसरी तरफ से हम दबाएँ, तो फिर वो छोटा-बड़ा नहीं होगा, उसका जो शेप है वो वही रहेगा। सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक-दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड रहता है। एग्जाम्पल में स्कूटर हो गया, यहाँ पे वाटर बॉटल हो गया, पेन हो गया, फिर यहाँ चेयर हो गया, ये सारे चीज़ जो है वो स्ट्रांगली पैक्ड है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। लिक्विड क्या होता है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, और उनमें जो इंटर मतलब स्पेस होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, लेकिन लिक्विड में ये थोड़ा सा दूर दूर पर है। लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, पर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो सॉलिड का शेप है वो फिक्स था। अगर कभी हम लोग पानी को किसी कंटेनर में डालें तो फिर वो जो पानी का शेप है वो बदल सकता है। अगर ग्लास में डालें तो कुछ इस तरीके का, पाइप में डालें तो इस तरीके का, और यू शेप में डालें तो वो उस तरीके का शेप ले लेता है। जो लिक्विड होता है वो जनरली हायर जहाँ पर होता है वहाँ से लोअर लेवल पे जाता है। मतलब यहाँ से वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। मतलब लो टू हाई लेवल पे नहीं जाता है, हाई टू लो लेवल पे आता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है और उसको थोड़ा सा कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं एक दूसरे को लेकर के। ठीक है, जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली एक दूसरे से मतलब मिले हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा लूज होता है। अब आता है गैसेस। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पे रहते हैं, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी होता है वो भी ज़्यादा होता है। गैसेस का कोई डेफिनाइट शेप भी नहीं रहता है, और ये किसी भी तरीके के कंटेनर में किसी भी तरीके का शेप ले सकते हैं। ठीक है, और ये गैस जो होता है वो फ्लो भी किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो फ्लो भी ईजिली कर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बलून में जो ऑक्सीजन भरा गया था वहाँ पे भी यही ऑक्सीजन भरा गया, लेकिन इसमें कुछ और शेप था, इसमें कुछ और शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, गैसेस जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं हो सकता, और उन्हें कंप्रेस भी ईजिली किया जा सकता है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसका जो ऊपर वाला कैप होता है वो खोलते हैं तो वो जो गैस ऊपर निकलता है बबल्स के फॉर्म में, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाता है, और इसी वजह से हम इससे ये समझ सकते हैं जो गैस होते हैं वो ईजिली कंप्रेस किए जा सकते हैं, मतलब उन्हें ईजिली दबाया जा सकता है। ठीक है, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकली एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा कम डेंस रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है वेपर क्या है। तो वेपर जो है वो जनरली मिक्सचर होता है टू फेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड और लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कहा जा सकता है कि जो गैस और मॉइस्चर है वो सस्पेंड है, मतलब पूरे के पूरे एयर में वो प्रेजेंट है। वेपर जो होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब कोई सब्सटेंस सॉलिड और या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है एक स्पेशल कंडीशन के तहत, जैसे वाटर वेपर। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर जो है हमारे जो प्रेजेंट है सराउंडिंग में, नेचर में, उसको तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर। तो एलिमेंट्स में वो आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा सब्सटेंस होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड का एटम से बना हुआ होता है, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन। कंपाउंड वो होता है वैसा सब्सटेंस जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके वाटर बनता है, तो ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना है। मिक्सचर वो होता है जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो लेकिन वो कंबाइन भी ना हो, जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट है, इस तरीके का जो अलग अलग है, जो कंबाइन नहीं किया गया है, उसे मिक्सचर कहते हैं। अब इंटर कन्वर्जन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो कन्वर्ट होता है उसके बारे में। तो मैटर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, जैसे इन सारे प्रोसेस के थ्रू। कौन कौन से प्रोसेस है, जैसे फ्रीजिंग हुआ, बॉइलिंग हुआ, मेल्टिंग हुआ। तो सॉलिड से लिक्विड भेजा जा सकता है, लिक्विड से गैस, फिर ये सर्कल जो है ये कंटिन्यू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि वाटर जो है वो इजीली मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है गैसीय स्टेट में जब अगर हम उसे बॉईल करें, और आइस जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है वाटर में अगर हम उसे मेल्ट करें। मतलब अगर कभी पानी है और उसे हम अगर हीट करें तो वो गैसीय स्टेट में बॉइलिंग के थ्रू चेंज हो जाएगा, और अगर आइस है तो अगर हमको उनको वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ दें तो वो मेल्ट कर करके हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आइस था, फिर वाटर बना, फिर यहाँ पे हीट किया गया तो ये गैसीय स्टेट में चेंज हो गया। तो अब चेंज ऑफ स्टेट जो है, तो जब एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज हो रहा होता है उसी को हम लोग चेंज ऑफ मैटर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारे प्रोसेस को धीरे धीरे करके समझते हैं। तो जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइस था, इसे मैंने वाटर पे चेंज किया तो ये सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो इसे मेल्टिंग कहते हैं। फिर जब हम लोग लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं उसको फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पानी था, इसको हम लोग अगर फ्रीजर में डाल दें तो ये आइस बन जाएगा, जिसमें लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो गया, तो ये फ्रीजिंग होता है। अब कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड को वेपर स्टेट में, उसको एवोपरेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पानी था, ये सन के कांटेक्ट में आया, उसके बाद फिर ये सारे के सारे जो वेपर के थ्रू में ऊपर जाने लगे तो इसे एवोपरेशन कहा जाता है। अब जब हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसे कंडेंसेशन बोला जाता है। अगर हम कभी एक आइस क्यूब को, मतलब एक पूरा एक ग्लास ले जिसमें पूरा आइस क्यूब डाल दें और उसको ओपन एयर में छोड़ दें तो हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जो ग्लास का जो बाहर का पोर्शन होगा वहाँ पे छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट आता है। तो जो वाटर वेपर है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कंडेंस होते हैं इस आइस के कांटेक्ट में आने से, और जिसकी वजह से वो कोल्ड सरफेस के थ्रू वो बाहर थोड़ा थोड़ा पानी का बूंद निकलने लगता है। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैम्फर, नेपथलीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंसेंस स्टिक्स है, जब ये कांटेक्ट में आया फिर ये धीरे धीरे सॉलिड से फिर गैसीय स्टेट में चेंज होने लगा, तो इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। अब आता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन। तो वाटर जो है उसको यूनिवर्स में मतलब पूरे के पूरे जितना भी चीज़ हम लोग आज तक साइंटिस्ट रिसर्च किया उसमें सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट है उसको पानी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबको थोड़ा एक्सटेंट या फिर ज़्यादा एक्सटेंट तक अपने आप में मिला ही लेता है। और जिस अमाउंट से या जिस तरीके से कोई चीज़ पानी में घुल सकता है उस अनुसार से उसे हम लोग सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि रैपिडली पानी में घुल जाते हैं उन्हें सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ। तो जब हम किसी पानी में नमक या चीनी को घोलें तो वो ईजिली घुल जाते हैं। तो इस तरीके के सब्सटेंस जो ईजिली घुल जाए उसे सॉल्युबल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि ईजिली नहीं घुले और थोड़ा थोड़ा वो वाटर में डिजॉल्व हो लेकिन दिखे भी, ऐसे सब्सटेंस को इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम पानी में अगर मिट्टी मिला दें तो वो दिखेगा, यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा जमा हो जाएगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है ये एक ऐसा जब द मिक्सचर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। तो वैसा जब हम लोग किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को जब पानी में घोलते हैं तो वो जो चीज़ बनता है उसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमन टर्म जो कि फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन के, वो देखते हैं। तो सॉल्वेंट वो होता है जो कि दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोल ले, जैसे कि
कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्स वाटर एंड हेंस वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो वाटर में घुल जाता है और इसी वजह से जो वाटर है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, मतलब पानी में आकर के वो घुल जाता है, तो ऐसा चीज़ जिसमें वो घुल जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो जा करके किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए उसे ही सॉल्यूट कहते हैं। तो अबव एग्जांपल में जो कॉमन सॉल्ट था, मतलब जो नमक था वो जाकर के पानी में घुला, वो जो घुलने वाला सब्सटेंस है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है, मतलब जो घुल रहा है उसका अमाउंट कम है और जो डिसॉल्व हो रहा है वो ज़्यादा है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है सॉल्यूशन विच हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ इट। तो मतलब जिसमें ज़्यादातर जो सॉल्यूट है वो घुल चुका है, वैसे में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब क्या क्या कंडीशन है जिसमें जो फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, ज़्यादा स्पीड में हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कैपेबल होना चाहिए एक दूसरे से मिलने का। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी में हम अगर कोई बॉटल डाल दिए तो ये तो नहीं घुलेगा। तो इसी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे के लिए कैपेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और उतना ही जल्दी से फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्यूशन को। अगर हम लोग कोई चीज़ को सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग को कॉन्स्टेंटली उसे हिलाना चाहिए। धीरे-धीरे हिलाएँ लेकिन हिलाने से वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है। जितना हम लोग जो भी सॉल्यूट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर होना चाहिए कि वो पाउडर टाइप में हो, क्योंकि पाउडर टाइप में होने से जो फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब आता है इम्प्योरिटीज़ एंड इट्स रिमूवल। तो इम्प्योरिटी जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। तो ऐसा इम्प्योरिटी जो कि वाटर में डिज़ॉल्व हो जाए, उसमें घुल जाए, उसे सॉल्युबल इम्प्योरिटी कहते हैं। जैसे अल्कोहल, वाटर। अल्कोहल जो होता है वो पानी या सॉल्ट इन वाटर ये सब घुल जाता है। मतलब अल्कोहल अगर हम पानी में डालें तो वो ईज़िली घुल जाता है। सॉल्ट अगर हम वाटर में डालें तो वो ईज़िली घुल जाता है। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होता है जो इम्प्योरिटीज़ पानी में डिज़ॉल्व ना हो अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम चॉक को अगर पानी में डालें तो वो अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व नहीं होगा। सैंड को अगर वाटर में डालें तो वो उतनी अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो इसे इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलने वाला इम्प्योरिटी कहा जाता है। अगर इम्प्योरिटी हमारे पानी में प्रेज़ेंट है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव किया जाए। ठीक है? तो कैसे कौन-कौन सा मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है फ़िल्ट्रेशन। तो हम लोग इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ है उसको फ़िल्टर पेपर या फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हटा सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे कोई पेपर रख दें और उसके थ्रू जो हम वो इम्प्योर वाटर है उसको पास कराएँ, तो फिर हम इसका जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब फ़िल्ट्रेट क्या होता है? तो ये जो क्लियर लिक्विड है, ये इस पेपर के थ्रू पार हो रहा है, तो ये जो पेपर है ना इसी को फ़िल्टरेट कहते हैं। उसके बाद फिर आता है रेसिड्यू। तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है जो कि यहाँ पे इस क कपड़े के ऊपर में आकर के सेटल डाउन हो चुका है, उसे रेसिड्यू कहते हैं। उसके बाद फिर आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। तो जो प्रोसेस होता है सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी इम्प्योरिटीज़, मतलब जो भारी-भारी सब्सटेंस होते हैं, वो जो इम्प्योर रहते हैं, वो जाकर के नीचे में जमा हो जाते हैं, उसी को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इसको रिमूव करना, मतलब क्लियर लिक्विड को उससे हटा लेना, उसे डिकैंटेशन कहते हैं। तो इसका क्या स्टेप होता है? हम लोगों को कुछ देर के लिए जो इम्प्योर वाटर है, उसको छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि जो हेवी सब्सटेंस है, वो जाकर के नीचे में जाकर में सेटल डाउन हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वो जो प्योर वाटर है, मतलब यहाँ पे जो प्योर वाटर है उसको किसी दूसरे कंटेनर में जा कर के डाल देना चाहिए और जो इम्प्योरिटी जहाँ से शुरू होता है वहीं से उसे रोक देना चाहिए। तो इससे हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मतलब जो पानी में घुल जाता है, वैसे इम्प्योरिटीज़ को पानी से निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये सारे जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, वो एवापोरेशन या डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हटाए जा सकते हैं। अब आता है द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का जो मतलब अर्थ जो है वो सराउंड किया जाता है एयर के थ्रू जो कि 200 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है? और इसी को कॉमनली एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। अब क्या कॉम्पोजिशन है एयर का, मतलब एयर किस-किस चीज़ से बना हुआ है वो देख लेते हैं। तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज़ है। जो एयर का कॉम्पोजिशन है, मतलब वो किस-किस चीज़ से बना हुआ है, वो जगह टू जगह वैरी करता है। लेकिन जो कॉमनली परसेंटेज है, कॉमन परसेंटेज है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज अराउंड 78%, ऑक्सीजन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 से 0.04 तक। वाटर वेपर जो है वो वैरी करता है। रेयर गैसेज़ मतलब जो अलग-अलग टाइप के गैसेज़ होते हैं वो 1% और जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी वैरी करता है जगह टू जगह। अब मूवमेंट ऑफ एयर। तो जो एयर मूव करता है या ब्लो करता है उसे ही विंड कहते हैं। जो विंड का स्पीड है वो हो सकता है 5 से 10 किलोमीटर तक जाए पर आवर, जिसे जेंटल ब्रीज़ कहा जाता है, और हो सकता है वो 700 से 800 किलोमीटर तक जाए, जिसे टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है? अब कन्वेंशन क्या है करंट के एयर में?
तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो जो वार्म एयर है मतलब जो गर्म हवा है वो ऊपर उठता है और जो ठंडा हवा है वो नीचे रहता है और इसी को कन्वेंशन करंट कहते हैं, ठीक है? ये जो फिनोमिना है मतलब ये जो प्रोसेस है ये वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन में यूज़ किया जाता है और इसके कारण जो है नेचर में फॉर्मेशन होता है लैंड और सी ब्रीज का भी। अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब वेंटिलेशन जो होता है रूम में वो क्या करता है, तो जो हम लोग एक्सेल करते हैं मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने बॉडी से निकालते हैं वो गर्म होता है जिसके कारण से वो ऊपर उठता है और वो हमारे रूम से बाहर जाने लगता है वेंटिलेटर के थ्रू। और इसी जो मतलब जो एयर बाहर गया उसको कंपनसेट करने के लिए जो बाहर का फ्रेश एयर है वो डोर के थ्रू अंदर आता है और इसी को कन्वेंशन करंट ऑफ एयर कहा जाता है, जिसके कारण से हमारा जो हाउस होता है वो फ्रेश एयर से और भरा हुआ होता है और कूल रहता है। अब एग्जॉस्ट फैन का क्या काम है? तो एग्जॉस्ट फैन ज़्यादातर वॉशरूम और किचन में देखा जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है जो वार्म एयर रहता है वो ऊपर उठता है और एग्जॉस्ट फैन की हेल्प से वो रूम से बाहर चले जाता है और इसी को कंपनसेट करने के लिए मतलब जो एयर का अमाउंट है उसको फुलफिल मतलब दोनों जगह बैलेंस बनाए रखने के लिए जो फ्रेश एयर है वो बाहर के डोर या विंडो से अंदर आता है। अब आता है लैंड और सी ब्रीज। तो लैंड और सी ब्रीज भी जो है वो कन्वेंशन करंट ही है। कैसे देख लेते हैं। सी ब्रीज में क्या दिया हुआ है, जब दिन का समय रहता है जो वो ज़मीन रहता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू द सी। मतलब जो ज़मीन रहता है वो ज़्यादा गर्म होता है जितना पानी गर्म नहीं होता है। तो जो एयर है जो कि लैंड पे प्रेजेंट है वो ज़्यादा गर्म होता है और उसकी वजह से वो ऊपर उठता है और इसी का मतलब ये जो ऊपर उठता है और इसी का जगह लेने के लिए जो कूलर एयर है जो कि सी से आता है वो लैंड के थ्रू मूव करता है मतलब लैंड के तरफ मूव कर रहा होता है और ये जो कूल एयर है जो कि मूव कर रहा है सी टूवर्ड्स द लैंड इज नोन एज सी ब्रिज। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हॉट एयर था ये ऊपर उठा जिसमें लो प्रेशर था और इधर में जो कोल्ड था ये मतलब जो ये सी था यहाँ का जो हाई प्रेशर था ये नीचे रह रहा था। तो इधर का जो ऊपर जा रहा था वो इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर का जो ठंडा था वो इधर आ गया। अब आता है लैंड ब्रीज़। तो जब रात का समय हो रहा होता है तो जो लैंड होता है वहाँ पे जो हीट होता है वो लूज़ कर रहा होता है और जो सी होता है वो ज़्यादा जल्दी से गर्म हो रहा होता है। तो इस समय पे जो एयर होता है सी का वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और ऊपर जाने लगता है और इसी का जगह लेता है जो ठंडा हवा जो रहता है लैंड से वो सी के तरफ मूव करने लगता है। तो ये जो कूल एयर रहता है जो कि लैंड के थ्रू मतलब लैंड की तरफ से सी के तरफ जा रहा होता है इसे ही लैंड ब्रीज कहते हैं। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।